गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीता आपके लिए इकोनॉमिक्स में बीए थर्ड ईयर की क्लास में टर्म्स ऑफ ट्रेड व्यापार की शर्तें लेकर आई हूँ। व्यापार की शर्तें। टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है व्यापार की शर्तें। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स की दृष्टि से, है ना। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे पहले इसको जब व्यापार की शर्त होती क्या है, तो देखिए, जब दो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, है ना, तो उनकी एक शर्त, मतलब उनकी जो नीतियां होती हैं आयात और निर्यात को लेकर, है ना, जो नीतियां होती हैं किसी देश की, या मतलब जो आयात और निर्यात किया जाता है, उनकी कीमतों से लेकर, उनकी कीमतों से संबंधित ही हम उसे कहते हैं, जो नीतियां होती हैं उनकी कीमतों को लेकर, उसी को हम कहते हैं व्यापार की शर्त, टर्म्स ऑफ ट्रेड। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि हम या भारत या यूएसए, अमेरिका, दो देश हैं जो आपस में, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, दोनों एक दूसरे से व्यापार करते हैं। मान लीजिए कि हमारे देश में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है और हम गेहूं का यूएसए को क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, और यूएसए बदले में हमें क्या देता है, कोई भी सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि कोई हमें उपकरण देता है, या मान लीजिए कि कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें कोई वस्तु देता है, जैसे कि कंप्यूटर है, तो वो हमें देता है, तो वो हमें, यानी कीमत, हमारी जो निर्यात है, गेहूं की कीमत है, जो मात्रा हम उसे निर्यात कर रहे हैं, अमेरिका को हम दे रहे हैं, है ना, उसकी कीमत क्या है, और अमेरिका जो हमें दे रहा है उसकी कीमत क्या है। तो इसके अंतर को ही हम, मतलब इन चीज़ों के नीतियों को ही हम कहते हैं व्यापार की शर्त। जो जिस देश की शर्तें होती हैं, आयात और निर्यात की जो नीतियां होती हैं, पॉलिसी होती है, उसी को हम कहते हैं व्यापार की शर्त। तो स्टूडेंट्स, हमें व्यापार की शर्त जानने से पहले प्रस्ताव वक्र को जानना जरूरी है। ये प्रस्ताव वक्र क्या है? ऑफर कर्व। ऑफर कर्व क्या है? व्हाट इज ऑफर कर्व? ऑफर कर्व क्या है? तो देखिए, ये ऑफर कर्व के बारे में जो सिद्धांत दिया था, वो दिया था प्रोफेसर मार्शल ने और प्रोफेसर एजबर्थ ने। प्रोफेसर मार्शल ने प्रस्ताव वक्र दिया था, यानी ऑफर कर्व दिया था। प्रस्ताव वक्र, ये प्रस्ताव वक्र क्या है? तो प्रस्ताव वक्र को जानने के लिए हमें जानना होगा कीमत रेखा, है ना। कीमत रेखा क्या है? स्टूडेंट्स देखिए, हर कंट्री की अपनी एक कीमत रेखा होती है, जिस पर वो कहता है कि मैं इतनी कीमत पर इतनी वस्तुओं को ऑफर कर रहा हूँ, यानी मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ कि मैं इतनी कीमत पर आपको इतनी वस्तुओं की मात्रा दूंगा, तो आप मुझे क्या दोगे, क्या ऑफर करोगे, इसके बदले में आप मुझे क्या ऑफर करोगे, क्या आप मुझे इसके बदले में कितनी क्वांटिटी में आप मुझे अपनी वस्तु दोगे, है ना। तो इस
इसके लिए सबसे पहले हमें घरेलू डोमेस्टिक प्राइस लाइन को जानना जरूरी है कि किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक प्राइस लाइन क्या होती है, उसकी घरेलू कीमत रेखाएं क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी देश की बहुत सारी कीमत रेखाएं होती हैं, है ना। जैसे एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताती हूँ। ये है एक्स वस्तु और ये है वाई वस्तु। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि भारत की कीमत रेखा ये है, ठीक, PA। ये इंडिया यानी भारत की कीमत रेखा है ना। इस पर भारत कह रहा है कि मैं आपको इंडिया कह रहा है कि मैं आपको एक्स वस्तु की OM मात्रा दूंगा, तो क्या आप मुझे वाई वस्तु की OM मात्रा दोगे, ऑफर करोगे। मैं OM वस्तु यानी एक्स वस्तु की OM मात्रा देकर वाई वस्तु की OM मात्रा ऑफर करना चाहूंगा, तो क्या आप मुझे USA से या जिससे भी वो ट्रेड कर रहा है, जिससे भी व्यापार कर रहा है, उससे ऑफर कर रहा है अपनी प्राइस लाइन के अकॉर्डिंग, है ना, कि मैं जो है आपको एक्स वस्तु की इतनी मात्रा दे रहा हूं, तो आप मुझे वाई वस्तु की इतनी मात्रा दोगे, है ना। तो अब मान लीजिए कि USA की प्राइस लाइन है ये, है ना, इसकी प्राइस लाइन है A। वो कह रहा है कि मैं आपको एक्स वस्तु की OM मात्रा के बदले वाई वस्तु की OY मात्रा ही दूंगा, इससे कम ही दूंगा। यानी मैं आपके OM मात्रा के बदले मैं आपको OY मात्रा ही दे पाऊंगा, उसने ऑफर किया है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक ही कंट्री की बहुत सारी लाइन बन जाती हैं, जिसको हम नाम दे दें P1, है ना, P2, P3, P4। इस तरह से अगर हम देखें तो प्राइस लाइन अलग अलग है, और ये जो है किसी देश की बहुत सारी प्राइस लाइन है। इन पर एक देश अपनी वस्तुओं का ऑफर करता है कि मैं इतनी वस्तुएं आपको दूंगा और आप बदले में मुझे इतनी वस्तुएं दोगे या नहीं। तो इसी तरह से मान लीजिए USA की बहुत सारी प्राइस लाइन बन जाती हैं, P1, P2, P3, P4, है ना स्टूडेंट। ये अमेरिका की प्राइस लाइन है, ये केवल डोमेस्टिक प्राइस लाइन है, घरेलू प्राइस लाइन है, अभी ये अंतरराष्ट्रीय प्राइस लाइन नहीं बनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए कि इस प्राइस लाइन पर इंडिया का ऑफर कर्व ये है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जैसे जैसे ये कर्व मुड़ता जाता है, इसको मैं और अच्छे से कर देती हूँ कि इंडिया का जो कर्व, इतनी प्राइस लाइन पर जो इंडिया का जो कर्व होगा वो कैसा बन जाएगा, ये, है ना। अब हम
हम यहाँ पर देखते हैं कि P1, P2, P3, P4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये पहले वो X वस्तु की मान लीजिए OM मात्रा का ऑफर कर रहा है, ठीक। OM वस्तु देने को तैयार है, कौन? इंडिया। किसके लिए? USA के लिए। तो अब वो मान लीजिए कि वो और भी वो क्या कहते हैं, अपनी मात्रा को इसके बदले M1 यानी बढ़ाता जाएगा। वो कहेगा कि मैं अपनी X की मात्रा आपको बढ़ाता जा रहा हूं, तो आप मुझे बदले में क्या इतना ऑफर करोगे? तो वो जैसे जैसे इसका मतलब ये जो वक्र आपका जो घूम रहा है, प्रस्ताव वक्र, इसको जो प्रस्ताव वक्र है, ऑफर कर्व, ये ऑफर कर्व इस तरह से जा रहा है ना? किस तरह से जा रहा है? इस तरह से जा रहा है। तो इस तरह से जाने का मतलब क्या हुआ कि पहले वो अपनी X वस्तु की ज्यादा मात्रा देने को तैयार होता है और बाद में धीरे धीरे वो X वस्तु की मात्रा कम करता जाता है। तो इसका मतलब, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसका जो प्रोपोर्शन, जो अनुपात बनता है 1 इज इक्वल टू 1, यानी 1:1 बनता है। यानी अगर आप मुझे अपनी वस्तु की 25 मात्रा दोगे तो ही मैं अपनी वस्तु की 25 मात्रा दूंगा, है ना? यानी कहने का मतलब यह है कि अगर USA अपनी वस्तु की 25 मात्रा देगा तभी इंडिया उसको अपनी वस्तु की 25 मात्रा देगा, उस 25 मात्रा में क्वांटिटी देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोपोर्शन है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है? घटता जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो प्रोपोर्शन है वो 1 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अमेरिका का ऑफर कर्व इस तरह से का होगा। अमेरिका का ये ऑफर कर्व है, ये इस तरह का होगा। तो ये भी कहेगा कि मैं भी आपको, ये इस तरह से घूमने का मतलब क्या है कि वो बाई की मात्रा क्या करता जाएगा? पहले ज्यादा देगा और धीरे धीरे उसको क्या करता जाएगा? कम करता जाएगा। तो वो भी यही कहेगा कि मैं भी आपको 25, अगर आप मुझे 25 वस्तुओं की मात्रा दोगे तभी मैं आपको 25 इकाइयां दूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो रही आपकी इंडिया का ऑफर कर्व और ये रहा USA का ऑफर कर्व, ठीक है। तो अब इन दोनों में एक अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा यानी इंटरनेशनल प्राइस लाइन क्या होती है? बन जाती है। वो प्राइस लाइन कैसे बनती है स्टूडेंट्स? देखिए कि देखिए स्टूडेंट्स, ये है अमेरिका की प्राइस लाइन और ये है इंडिया की प्राइस लाइन। ओके स्टूडेंट्स, X वस्तु बाई वस्तु, तो ये इंडिया की है, ऑफर कर्व इंडिया का है और ये अमेरिका का है। तो देखिए स्टूडेंट्स कि वो अमेरिका कहेगा कि मैं इस प्राइस लाइन से नीचे आपको वस्तु नहीं दूंगा। अमेरिका कह रहा है कि मैं इस प्राइस लाइन से नीचे आपको अपनी वस्तु नहीं दूंगा और इंडिया कह रहा है कि मैं इस प्राइस लाइन से नीचे आपको अपनी वस्तु नहीं दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन बीच की प्राइस लाइन में ही क्या करना पड़ेगा? ये जो बीच की जो प्राइस लाइन है, हमने बताया कि P1, P2 और P3, P4 है ना, इनमें से एक अंतरराष्ट्रीय प्राइस लाइन का सिलेक्शन होगा जिस पर दोनों कंट्री अपने व्यापार की शर्तें निश्चित करेंगे। यानी कि वो कितनी मात्रा देगा, हमारा इंडिया कितनी मात्रा देगा, अमेरिका कितना देगा, हमारा देश कितना देगा। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा इससे निकल के आएगी इन दोनों के
घरेलू जो प्राइस लाइन है उन दोनों के बीच में जो प्राइस लाइन बनेगी वही कीमत रेखा होगी। देखिए स्टूडेंट, वो कौन सी रेखा होगी जिस पर तो देखिए ये है अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा, है ना, फाइनल कीमत रेखा, यानी फाइनली जो निश्चित हुई है प्राइस लाइन। फाइनली इसलिए मैंने पीएफ लिखा है कि फाइनली प्राइस लाइन जो है वो निश्चित हुई है हमारी कौन सी, ओपी। ठीक, अब देखिए कि ये अमेरिका का ऑफर कर्व है और ये इंडिया का ऑफर कर्व है। यहां पर OM और ON, यानी मान लीजिए ये 25 मात्रा है और ये 25 मात्रा है। ठीक है, तो ये प्राइस लाइन निश्चित हुई और अमेरिका का ऑफर कर्व ये है और इंडिया का ऑफर कर्व ये है। इससे स्टूडेंट्स क्या निश्चित होता है कि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो उनके बीच जो ऑफर कर्व होता है तो वो जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, वही उनका प्रोपोर्शन जो होता है वही उनका होता है प्रोपोर्शन 1:1, यानी 25 मात्रा अगर अमेरिका देगा तभी 25 मात्रा कौन देगा, इंडिया देगा। तो इस तरह से ये इस तरह से है और ये इस तरह से। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एक्स वस्तु, पहले तो वो एक्स वस्तु की इंडिया ज्यादा मात्रा देना चाहेगा लेकिन बाद में वो उसकी मात्रा को कम करता जाएगा, है ना। इसी तरह से अमेरिका भी पहले वाई वस्तु की ज्यादा मात्रा देना चाहेगा और उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी मात्रा को कम करता जाएगा। तो ऐसा ये जो क्या कहते हैं प्रोपोर्शन का जो अंतर आता है वो स्टूडेंट्स बहुत सारे फैक्टर के कारण आता है। बहुत सारे फैक्टर हैं कि व्यापार की शर्तें जब चेंज होती हैं तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्रशुल्क शुल्क बढ़ जाना, जो प्रशुल्क लगता है, प्रशुल्क की दर का बढ़ जाना, है ना, या मुद्रा का अवमूल्यन हो जाना। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे की जो आपका अगर इसमें होगा तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले हमें इतना पढ़ना है कि ये जो प्रस्ताव वक्र है जिसका सिद्धांत दिया था प्रोफेसर मार्शल ने, और वो क्या है मैंने आपको बताया कि ये प्रस्ताव वक्र क्या है, दो देशों का क्या है, प्रस्ताव है कि मैं आपको इतना दे रहा हूं, आप मुझे इतना दे रहे हो, तो दोनों जिस बिंदु पर उनका सेटलमेंट होता है वही एक अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा निश्चित हो जाती है और उस पर ही दोनों व्यापार की शर्तों को मानकर व्यापार करने लगते हैं। तो यही प्रस्ताव वक्र है जिसको प्रोफेसर मार्शल ने हमें दिया था, जिस सिद्धांत को प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। स्टूडेंट्स के आई एक्सपेक्ट कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रस्ताव वक्र क्या है। ये प्रस्ताव वक्र आपके 2 नंबर के और 5 नंबर के सवाल में मैंने देखा है कि मोस्टली पूछा गया है कि प्रस्ताव वक्र क्या है ना। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम में कई बार आपका पूछा गया है प्रस्ताव वक्र क्या है। तो 5 नंबर के सवाल कभी 2 नंबर के में आ जाता है, कभी 5 नंबर के में आ जाता है, तो आपको एग्जाम की दृष्टि से इसको तैयार करना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं हम व्यापार की शर्त। तो व्यापार की शर्त क्या है, तो स्टूडेंट्स दो देशों के मध्य, है ना, दो देशों के मध्य आयात और निर्यात की कीमतों के संबंध को हम व्यापार की शर्त कहते हैं, है ना। दो देशों के मध्य
आयात और निर्यात की कीमतों के संबंध को व्यापार की शर्त कहते हैं। है ना? व्यापार की शर्तों में वहां की जो पॉलिसी होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो नीतियां होती हैं, तो वो भी इससे रिलेटेड होती हैं। दूसरा, जो व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वो किन नीतियों पर, कि उसका आधार क्या है, किन नीतियों पर ये व्यापार, हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, वो उस देश की जो नीतियां होती हैं उससे रिलेटेड होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो व्यापार की शर्त है वो किसी देश के लिए अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी हो सकती है। उसके फेवर में भी, उस कंट्री के फेवर में भी हो सकती है और उसके प्रतिकूल भी हो सकती है। फेवर का मतलब अनुकूल हो सकती हैं और उसके प्रतिकूल भी हो सकती हैं। अनुकूल कब होती हैं स्टूडेंट्स? व्यापार की शर्तें अनुकूल कब होती हैं? तो देखिए, जिस देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होगा, है ना, जिस कंट्री का निर्यात आयात से क्या होगा, अधिक होगा, तो वो उसके अनुकूल होगा। और जिस कंट्री का निर्यात आयात अधिक होगा, निर्यात कम होगा, तो वो किसके, उस देश के प्रतिकूल होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यापार की शर्तें हैं तो वो किसी देश के लिए अनुकूल भी हो सकती है और किसी देश के लिए प्रतिकूल भी हो सकती हैं। जब प्रतिकूल हो जाती हैं, किसी देश की व्यापार शर्तें प्रतिकूल हो जाती हैं, तो किस तरह से उसे अनुकूल बनाने के प्रयास किए जाते हैं, उस देश की इकोनॉमी द्वारा, उस देश की अर्थव्यवस्था के द्वारा, उसे किस तरह से अनुकूल व्यापार की शर्तों को, प्रतिकूल व्यापार की शर्तों को अनुकूल कैसे बनाया जाता है, तो वो उसकी राजकोषीय नीति, वो उसकी मौद्रिक नीति, वो उसकी कराधान प्रणाली, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें इंप्रूवमेंट करके उस प्रतिकूल कंडीशन को अनुकूल बनाया जाने का प्रयास किया जाता है। तो ये कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको अभी बताया कि व्यापार की शर्त क्या होती है ना, अनुकूल कैसे होती है, प्रतिकूल कैसे होती है। दूसरी, ऑफर कर बताया। स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट आपकी क्लास में बताऊंगी कि व्यापार की शर्तों के प्रकार, व्यापार की शर्तें कितने प्रकार की होती हैं, उनका मापन कैसे किया जाता है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।